हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी PCS के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ लगा रहे हैं, हल पूरा संपूर्ण हल के साथ। ठीक है, तो उसमें हम 2015 का PCS का पेपर शुरू किए थे। उसका पार्ट 1 हो गया था, 80 क्वेश्चन तक हम कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज 80 से आगे का यानी 70 क्वेश्चन आज करेंगे, और उसके जो जो चीज़ जहाँ से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। देखो क्या होता है, थोड़ा सा एक मिनट बात कर लेते हैं आपसे कि आप इनको लगाइए 10 साल का प्रीवियस ईयर। मैं ही करा रहा हूँ, यहाँ 15 शुरू किया है और 24 तक लगाऊंगा, यानी 10 साल हो गया पूरा। अगर समय और बचा तो पीछे की तरफ चलेंगे, फिर कब चलेंगे, 14 को करेंगे, 13 को करेंगे, 12 को करेंगे। हालांकि वो अभी देखो, आप देखो 15 का जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ वन लाइन है पूरा। 15, 16, 17 जैसे भी हम 20 के बाद आएंगे ना, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। देखो उसके बाद पेपर का नेचर चेंज होगा और थोड़ा टफनेस बढ़ेगी पेपर की, है ना। तो देखते रहिए, 15 शुरू कर रहे हैं, इसको समझिए। हालांकि ये भी कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आज भी रिलीवेंट हैं और इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान दीजिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई, देखते नहीं हैं आप लोग, बहुत बेनिफिशियल है ये, आपको बहुत फ़ायदा देगा। यही नहीं कि केवल PCS में, यूपी की कोई भी एग्जाम, यूपी का कोई भी एग्जाम होता हो, चाहे PCS हो, RO का मेंस आने वाला है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए मेंस में भी प्रॉफिट करेगा ये। उसके साथ में यूपी का सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला है, उसमें उसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे। रिपीट भी नहीं होंगे तो इनसे रिलेटेड जो मैं डिस्कशन बना रहा हूँ ना, उसमें तो बहुत क्वेश्चन आएंगे। हालांकि उसमें तो वन लाइनर ही आएंगे और रिपीट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी बाद में तैयारी कराएंगे और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चलो पहले भी PCS से निपटते हैं, 12 अक्टूबर को है ना, तो पहले इसके लिए तैयारी करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। उसके लिए भी मैं आपको रणनीति बनाऊंगा, और कहाँ से GS पढ़नी है, सटीक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, मतलब सटीक तरीके से कम पढ़ के और ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे हम, ठीक है। इसमें भी देंगे, आप देखना इससे कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे और कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आएंगे। आप बस तैयारी करिए, लगे रहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो कौन नहीं आया था, इसमें से डायमेकस। देखो ये देखो, अब याद रखना, डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। बल्कि कौन था भैया ये डायमेकस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। डायमेकस क्या है, स्ट्रेटो के अनुसार, मतलब स्ट्रेटो के अनुसार जो है, डायमेकस को राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में राजा एंडोकस ने भेजा था। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। पहला हो गया सी, 81 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, लाइफ ऑफ हिंसंग हुई की बिल्कुल सही है, पहला वाला, इनको याद कर लेना, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन कई बार। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी की है, यही गलत है। ये किसकी है फिर, प्लिनी की है। द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की। उसका पूरा नाम क्या है, प्लिनी द एल्डर, उसकी पुस्तक है ये। बाकी हिस्टोरियल फिलिपीज की है, पाम्पेइस की है, और द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स की है, ठीक है। तो देखो इसकी और भी बुक हैं, किसकी, प्लिनी की। क्या क्या है, तो इसमें है लाइफ ऑफ पापिनियस और डूबियस लैंग्वेज और कॉस्मोग्राफी, ये इसकी प्लेनी की और भी बुक हैं, ठीक है। अगला देखो, जनवरी 15 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसकी विषय वस्तु क्या थी। ये तो जन्म उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, इसको काटते हैं, कोई मतलब नहीं है आज इसका। अब देखो, निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2015 में अपराध और न्यायिक नेटवर्क के लिए ये भी उसी टाइम का है, ये भी खत्म हो गया। करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम कोई मतलब नहीं है इसका। मुगल सम्राट जहांगीर निम्न में से, हाँ, जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब देखो ये पढ़ा हुआ है आपका, पढ़ा हुआ है तो लगा दो तुरंत, कौन, विलियम हॉकिंस। ये कब आया था, 1908 में। ये जेम्स प्रथम का पत्र लेके मुगल दरबार में आया था, और ये अकबर के नाम पत्र लेके आया था, क्योंकि अकबर तो उस टाइम मर चुका था। तो भैया जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, और इसकी यहाँ पर आर्मेनिया की राजकुमारी से शादी भी कराई थी, ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है। तो ये राज्य के साप्तांग सिद्धांत किसने दिया है, ये दिए हैं कौटिल्य ने। कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिए हैं, उसमें 7वां सिद्धांत है मित्र। तो ऑप्शन हो गया सी। लेकिन भैया ये केवल इससे काम नहीं चलेगा, 7 सिद्धांत को आपने जानना चाहिए। कौन कौन से हैं, देखो, पहला है राजा, दूसरा है आमात्य यानी मंत्री, तीसरा है जनपद, और चौथा है दुर्ग किला, और 5वां है कोस, छठा है दंड, और 7वां है अंतिम है मित्र, ठीक है। कौन कौन सा होगा एक बार फिर बता देता हूँ, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र, 7 होंगे। अगला, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता। मतलब महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता, तो गाय को समझा जाता। गाय को उस टाइम पे अघन्या बोलते थे, जिसका वध नहीं किया जाए, अघन्या। ओके, चल। अच्छा, गाय जो है उस टाइम पे विनिमय का माध्यम भी था, मतलब किसी चीज़ को लेना देना है, लेन देन करना है, तो उसका भी यूज करते थे गाय का। निर्माण, अच्छा, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ, अकबर ने नहीं कराया। तो कौन सा, दिल्ली का जो लाल किला है ना, इसका अकबर ने निर्माण नहीं कराया। तो कौन करवाया भैया, ये शाहजहां ने करवाया है। किसने, शाहजहां ने। अगला देखो, दक्षिण भारत के पॉलीमर, पॉलीमर कौन थे,
तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत में। पॉलीमर को कौन थे? पॉलीमर थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, सी। अगला देखो, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले समझो, सोमेंद्रनाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पोते हैं और उनके द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी और ये साम्यवादी दल से ही टूटकर बना था, ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन बी। अगला देखो, निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ किसने कराया? दंतिदुर्ग ने। दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो कौन सा हो गया? 92 का हो गया सी। ठीक है जी। अगला देखो, सॉरी 91 का सी हो गया, 91 है ना, 91 का सी हो गया। अगला देखो 92, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, घाघरा 29, चंदेरी 30। देखो एक ट्रिक याद कर लेना, पा खा चा घा, पा पानीपत 26 और लगातार नहीं, 26 27 28 29, पा खा खानवा 27 और चा मतलब चंदेरी 28 में है, यही गलत है। कौन सा गलत है? तो ये गलत है। 1530 कब होता है? 1528 में होता है चंदेरी, किसके साथ? अकबर और वो बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। ओके जी। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 92 हो गया, 93। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये माउंट बेटन ने कहा था, ऑप्शन सी। कौन था माउंट बेटन? लास्ट में जो आया था सबसे अंतिम कमांडर, वही था माउंट बेटन। उसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा था, माउंट बेटन ने कहा था कि 50,000 हथियारबंद सैनिकों ने जो काम नहीं किया वो अकेले गांधी जी ने निहत्थे कर दिया, इसलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है जी, सी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये था कोलकाता का अधिवेशन 1917। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी आर ओ का जो अभी 23 वाला एग्जाम जो 25 में हुआ है ना अभी, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब एक वो था, दो उसमें ऑप्शन थे, उसमें से एक ये था। तो अब देखो, ये आपने पढ़ा होता तो क्वेश्चन आराम से बन रहा था। तो देखो 1917 में कोलकाता में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? सरोजनी नायडू, नहीं सॉरी, ये करती हैं एनी बेसेंट। और यही एनी बेसेंट भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और सरोजनी नायडू बाद में करती हैं 1925 में, कहाँ? कानपुर अधिवेशन में। वो भारत की पहली भारतीय महिला हैं और ये कौन है? पहली महिला हैं। तो ऑप्शन ए हो गया। अगला, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ कौन थे? तो ये थी हजरत महल ने किया था। 95 में हो गया ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना लग जाता है? लोक हितवादी कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। 96 का हो गया ए, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी। क्या है? इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें लोक हितवादी नाम से महाराष्ट्र में समाज सुधार के काफ़ी लेख लिखे थे, इसलिए लोक हितवादी इनको जाना जाता है। अगला, कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज़ था। क्या हुआ था? ये जापान से एक जहाज़ लिया था इंडिया वालों ने, और इसको जो है ये हांगकांग के रास्ते 1914 में 376 यात्रियों के साथ कनाडा जाते हैं, लेकिन कनाडा में वहाँ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, इनको जाने नहीं दिया जाता है और वापस कर देते हैं, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। तो कामागाटा मारू 1914 में एक जहाज़ गया था, जहाज़ से लोग जो कनाडा गए थे ना वो जहाज़ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन था? तो ये सर पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन 1946 में अध्यक्ष ये थे। 98 का ए हो जाएगा। इसमें 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना और भारत का विभाजन करना। मतलब हालांकि ये क्लियर नहीं था, ये गौड़ था ये उद्देश्य। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो, 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाए और कम से कम 389 सदस्य संविधान सभा में हों, जिसमें 296 सदस्य निर्वाचित हों और 93 सदस्य क्या हों? मनोनीत हों। इस तरह से इसके उद्देश्य थे। अगर देखो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार चल रहा था ना, उससे संबंधित था। तारकेश्वर आंदोलन कहाँ हुआ था? देखो ये दो चीज़ याद रखना, 1924 में हुआ था, बंगाल में हुआ था तारकेश्वर आंदोलन, और मंदिरों के भ्रष्टाचार संबंधित। ये 4 पॉइंट याद रखो, इससे क्वेश्चन बन जाएगा अगर आया तो। अगला, 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो इसमें क्या था? डोमिनियन स्टेट की बात थी। 100 का हो गया बी। देखो इस टाइम पे 1929 गांधी इरविन समझौता सुना होगा आपने, 31 में हुआ था। तो 29 में इरविन जो है हमारा वायसराय था। 31 अक्टूबर 1929 को एक घोषणा पत्र जारी करता है जिसमें भारत को डोमिनेंट स्टेट देने की बात करता है ना। तो किससे संबंधित था?
डोमिनियन से संबंधित। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना भी किसने की थी? इसी ने की थी, इरविन ने। और 1930 में साइमन कमीशन भी इसी के टाइम पे आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट दी थी, हालांकि आया था 1928 में था। झील में निम्न झील में कौन विश्व में प्राचीनतम और सबसे गहरी? देखो, सबसे गहरी झील है बैकाल झील और प्राचीनतम भी है, ठीक है। सबसे गहरी और प्राचीनतम कौन सी है? बैकाल झील। फैक्ट है, याद रख लो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला, टुगेला नहीं है, ये क्या है? एंजेल जलप्रपात है, ये पहला ही वाला गलत है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी झील जो है सुपेरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, नौकागामी झील टिटिकाका है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका, ये सब सही है। बाकी ए वाला गलत है, ऑप्शन ए। इसमें 102 में ऑप्शन ए। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, कितना है? 979 मीटर ऊंचा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ना हमारा, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। कालाहारी कहाँ? इसमें एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? बुशमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थान, कागज ओंटेरियो, सूती वस्त्र डेट्रॉइट, रासायनिक टेक्सास और मोटर कार नगोया। तो देखो, ये डेट्रॉइट जो है ना, ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये गलत है, बी वाला गलत है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है जी, 104 में बी हो जाएगा। अच्छा, अगला देखो, अगला देखो, 104 हो गया ना, 105, हाँ ये आ गया 105। चलो देखते हैं। तो 105, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र पार्क के अंतर्गत आता है? मतलब राष्ट्रीय पार्क में 30% से अधिक, तो किसमें? इजराइल ने। इजराइल में 30% से, उसका 30% से अधिक क्षेत्र क्या आता है? राष्ट्रीय क्षेत्र, मतलब राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा, 105 का ए आएगा। तो ऐसे ही आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। उस टाइम पे ये करंट में रहा होगा, इसलिए दिया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट, जैविक विविध हॉटस्पॉट, देखो भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। अब इसके हिसाब से पश्चिमी घाट हैं, और 3 कौन से हैं? कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अलग से आ सकता है ना, कौन कौन से हॉटस्पॉट है। तो 4 हॉटस्पॉट हैं, इनका नाम याद रख लेना, कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड, ये 4 है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब इनमें से, एक मिनट, हाँ, इनमें से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? 107 का हो जाएगा, बताओ। 107 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या मतलब? उष्णकटिबंधीय स्तरों की कम संख्या, मतलब उष्णकटिबंधीय स्तर अगर कम होंगे तो बढ़ेगी नहीं, घटेगी, उनकी जो है जैव विविधता घटेगी, विविधता घटेगी, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं है। अगला देखो, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को पृथ्वी से धरातल से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल यानी 2, उसके बाद आता है समताप मंडल 3, फिर आता है मध्यमंडल 4, और फिर आता है तापीय मंडल। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, कहाँ 2 3 4 1 डी, कितना? 108 में डी हो गया, ठीक है जी। चलो, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का ये क्या है? एक अफीम उत्पादन क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो 2 हो गया पहले में। बरमूडा क्या है? बरमूडा ट्रायंगल पढ़ा है आपने, उसके बारे में क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक का एक क्षेत्र है। इसमें क्या है? जहाज जाने के बाद गुम हो गए, कई जहाज गुम हो गए, मिलते ही नहीं है, तो इसलिए इसको, इस क्षेत्र को रेस्ट्रिक्टेड किया है फ्लाइंग के लिए, तो इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है जी। अच्छा, अगला है, देखो, हाँ, सुदूर पूर्व चावल का कटोरा, चावल का कटोरा क्या बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। और रेड बेसिन चीन में उपस्थित है। क्या होगा भैया? 2 4 1 3, 2 4 1 3, कौन सा ऑप्शन है 9 में? 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 109 में बी ऑप्शन हो गया। चलो अगला देखो, 10 देखो, 10 एक, हाँ 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रबाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? प्रबाल व्यंजन, प्रबाल जो मरते हैं ना, उसके सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, उसी के कारण शैवालों की मृत्यु हो रही है। ऑप्शन डी। अब देखो,
शैवाल संबंधित क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ लेना शैवाल को अच्छे, शैवाल व्यंजन। अगला देखो, बांध और नदियाँ, अब ये मिलाने हैं आपको। देखो ग्रैंड कुली बांध कहाँ पे, मतलब इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको, है ना। 111 में क्या बताना है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया पे, हूबर टेनेसी पे, नूरेक बल्क्स बक्स और कोहरा या कबोरा बासा जम्बेली पे, जाम्बेजी पे। तो इनमें से 111 में बताना कौन सा। तो देखो हूबर जो है ना, हूबर हूबर टेनेसी पर नहीं है, ये वाला गलत है। बाकी ये सब हैं, ग्रैंड कुली कोलंबिया पे है, नूरेक बक्स पे है, काहोरा या काबोरा काबोरा बासा जाम्बेजी पर है ना, हूबर टेनेसी पर नहीं है। इसको हूबर को बोल्डर बांध भी कहते हैं, और ये अमेरिका में कहाँ पे, एरिजोना प्रांत पड़ता है ना, एरिजोना नेवेदा, वहाँ पे पड़ता है। कोलोराडो नदी पे है हूबर, कहाँ, कोलोराडो नदी पे है ना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित देशों के नामों और उनके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। 40 कबीलों का देश किसका नाम है, तो किर्गिस्तान को बोलते हैं। किसको, 112 में बी। देखो किर्गिस्तान, यहाँ क्या है, किर्गिज तुर्की शब्द, मतलब क्या है ये, किर्गिज एक तुर्की शब्द था, उससे आया इसका नाम आया है, जिसका मतलब होता है 40। किर्गिज का मतलब 40, और मानक ये मतलब क्या है, यहाँ पे किर्गिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में भी ये दर्शाया गया है, क्या, 40 किरणें दर्शाई गई हैं जो उसके 40 कबीलों को दिखाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। 112 आ जाओ, 13 से करते हैं शुरू। 113, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2013 में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, तांबे का कभी भी चिली होगा, आज भी होगा, ठीक है, उस टाइम भी था और आज भी है, ये आज भी रिलीवेंट है। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, अब इम्पोर्टेंट है। देखो अब आपको झीलों के बारे में पढ़ना है, इसे 1 से 2 रहा है, झीलों के बारे में पढ़ना है। तो इसके हिसाब से अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, बाकी कहाँ है भैया, कोलेरो झील पड़ी होगी आपने, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फुलर झील कहाँ पे, फुलर झील इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाली फुलर झील है, ये फुलर झील, तो ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और हमीरसर झील कहाँ पे है, हमीरसर गुजरात में, हमीरसर ये गुजरात में, कोलेरू आंध्रा में, और ये यूपी में फुलर झील। निम्नलिखित राज्यों को मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम, तो हालांकि उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो कोई मतलब नहीं है, आज ये खत्म है। उस टाइम आंध्रा में होता था मत्स्य उत्पादन सबसे ज़्यादा, आज भी है, आज भी है ये। अब देखो ये जनजाति और राज्य को आपस में मिलाना है, तो टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट। टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है ना, तमिलनाडु। 3, लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की है। बिरहोर झारखंड की, और गारो मेघालय की है। 3 4 1 2, 3 4 नहीं, बिरहोर झारखंड की होगी ना, तो 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी ऑप्शन हो गया। 116 में बी ऑप्शन हो गया। चलें आगे बढ़िए, चलो जी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना हुआ, कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो देश में जनसंख्या कितनी बढ़ी थी, 117 में हो जाएगा बी, 70.7% ये जनसंख्या बढ़ी थी। ओके, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, गर्म जल और स्रोत, गर्म जल के स्रोत और उनकी अवस्थिति। तो मणिकरण कहाँ है, मणिकरण हिमाचल में, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये भी हिमाचल में है, ये दूसरे वाला ही गलत है, दूसरे वाला गलत है। अनहोनी मध्य प्रदेश में सही है, तप्त पानी उड़ीसा में, ये भी सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश, मणिकरण हिमाचल, ज्वालामुखी भी हिमाचल में है, लेकिन ये ज्वालामुखी जो है तप्त पानी का यानी गर्म पानी का स्रोत नहीं है ना, ये कांगड़ा जिले में, और एक मतलब शक्तिपीठ है एक तरह से ज्वालामुखी। अगला देखो, दूधगंगा, दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, तो कहाँ है दूधगंगा नदी, बताओ। 119 का जम्मू में है क्या है, हालांकि इसके हिसाब से पीसीएस ने इसका उत्तर ए माना था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है, और महाराष्ट्र राज्य में भी एक जो है ना, महाराष्ट्र में भी एक दूधगंगा नदी है। तो इसके हिसाब से इसने जो माना था यूपी ने, जम्मू कश्मीर को माना था। तो अब भी आता है अगर दूधगंगा, तो यूपी को मार, इसको जम्मू कश्मीर को मार देना, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वजनगर यानी ध्वस्त नगर, ध्वज नहीं, ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन, घोस्ट टाउन नहीं है। घोस्ट टाउन मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे टाउन को बोला जाता है जिनका अस्तित्व आज दिखाई देता है, मतलब पहले कभी टाउन थे, आज नहीं, वो मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व दिखता है। तो देखो इसमें घोस्ट टाउन कौन सा नहीं है, ये पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत ये हैं चरखारी, चरखारी ये घोस्ट टाउन नहीं है, क्योंकि क्या है चरखारी,
चरखारी आज भी महोबा यूपी में स्थित एक नगर है। महोबा यूपी में है ये चरखारी, यूपी स्पेशल है ये। अगला देखो, निम्न शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकला गया, दामोदर से निकाला गया बताया, मतलब निम्न नहरों में से, निम्न नहरों में से किसे दामोदर से निकाला गया है? तो एडन नदी जो है ना, एडन नहर, सॉरी एडन नहर दामोदर से निकाली गई है। कौन? एडन दामोदर से निकाली गई, बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है? तो एक वाद आया था, एक मिनट, एक वाद आया था, कौन सा? नमित शर्मा बनाम भारत संघ, इसी के तहत 2005 में हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला था। तो 122 में हो जाएगा सी। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। 22 हो गया। चलो पहला देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, सही है, परिरक्षण है, परीक्षण नहीं, परीक्षण है। ग्राम पंचायतों का गठन ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 40 के अनुसार। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ये सही है। अगला देखो, झीलें और अवस्थिति मिलानी, तो अष्टमुड़ी कहाँ है? ये तो केरल में है। उसके बाद पुलिकट तमिलनाडु में, 2-3 हो गया। रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में। 2-3-4-1, 2-3-4-1 कहाँ है? बी ऑप्शन हो जाएगा 124 में, बी ऑप्शन। चलो अगला देखो, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, और ये क्या है? लावा के लाए गए, लावा से लाया जो मटेरियल होता है ना, उसके परिणाम स्वरूप ये बनती है। चलो, संविधान का निम्न अनुच्छेद में कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद इंपोर्टेंट है ये अनुच्छेद, एक मिनट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, वैसे मत नहीं करेगा नॉर्मल स्थिति में। अगला, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त, मतलब संविधान की विषय सूची में 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं उनसे अलग कोई विषय, अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो केवल वन एंड ओनली संसद। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 248। अनुच्छेद 248 बताता है कि जो अनुसूचियों में नहीं बताया गया, जो 7वीं अनुसूची में नहीं बताया विषय, मतलब 3 विषय है ना, जिस पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण और समवर्ती सूची वाला, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों से अलग भी कोई ऐसा विषय है तो उस पर कौन बनाएगा कानून? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 248 बताता है ये। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन भैया राष्ट्रपति काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा बताता है? अनुच्छेद 67 बताता है ये। कौन सा? सॉरी 65, अनुच्छेद 65 बताता है, 65। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। देखो, उस टाइम के हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आज के हिसाब से दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश में कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये कर दिया गया है। साथ में इसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया, 70 वर्ष या 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आज के हिसाब से ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम के साथ दोनों बात सही थी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 130, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए पूरे सही उत्तर चुनना है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, संवैधानिक 243 में वर्णन है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों के वित्त सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता। भाई केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है ये पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था मतलब संस्तुति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन होगा इसका। ये सही किंतु आर गलत। कर सकता है भैया, संस्तुति कर सकता है, विचार करना है आपको। कथन कारण क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, इसका अलग काम है, ये गलत है। ए सही आर गलत, यही है, ये सही आर गलत, डी ऑप्शन। ए सही और आर गलत, डी ऑप्शन है। मतलब इसका अलग काम है और केंद्र के निर्वाचन आयोग का अलग काम है, इसका राज्य निर्वाचन आयोग का काम अलग है। अगला देखो, हाँ,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीति को व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब किसी आदमी की सुरक्षा के लिए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। निम्न 226 अनुच्छेद 226 के तहत है ना, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटे सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। देखो, क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, उसके लिए क्षेत्रीय दलों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो ये बात सही, ये भी सही है, लेकिन ये इसके कारण ये थोड़ी है कि लिखित संविधान इसके कारण ये है, तो इसलिए सही तो है एड़ा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है बी। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन कर सकता है? आहूत मतलब बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं 108 के तहत। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो विधि के समक्ष क्षमता सबको प्राप्त है, बाहर और विदेशियों को भी। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को, ये नहीं कोई विदेशी आके कुछ भी बोलने लगेगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 है, ये सबको। धर्माचरण ये 25 में, ये सबको है। ठीक है जी, 35 हो गया। चलो आ जाओ 36 में 36, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना यानी मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया था? तो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7-6 से फैसला आया था। ठीक है, उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे सीकरी साहब। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में बताया है। तो ये क्या है? अक्षमता के कारण, हाँ? संविधान का अतिक्रमण करता है, अक्षमता है, तो फिर उसको हटाया जा सकता है। अगला 38, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय यानी फेडरल लक्षण नहीं है। तो देखो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा फेडरल है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान फेडरल है। स्वतंत्र न्यायपालिका फेडरल है। इकहरी नागरिकता ये क्या है? फेडरल नहीं है, ये क्या है? केंद्रीय है, केंद्रीय लक्षण है, फेडरल नहीं। केंद्र के प्रति झुकी हुई बात है, सी। तो 138 में 138 है ना, 138 में सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय? लोकायुक्त, देखो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में, और लोकायुक्त बनाया गया था सबसे पहले उड़ीसा में। याद रखना, दो चीज़ें, लोकायुक्त बना था सबसे पहले उड़ीसा में और कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% पर सीमित कर दी गई? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें लोकसभा मतलब केंद्र में लोकसभा के 15%, लोकसभा सदस्यों के 15%, और राज्य में विधानसभा सदस्यों के 15% से ज़्यादा। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंक्लूड हैं, ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, लेकिन किसी भी कीमत 12 से कम भी नहीं होंगे, ये भी है। अगला, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा है? तो मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक भी है हालांकि, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? संवैधानिक। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 में बात की है मत देने की। ठीक है जी, संवैधानिक अधिकार है, बी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अब नहीं है, ये खत्म कर दिया 2020 में। तो ये 331 में था, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं, ये पूछ सकता है ये किस में था, पूछ सकता है, तो इसमें था जो खत्म कर दिया गया है। तो 331। भारतीय संसद में शामिल हैं कौन कौन होता है संसद में? 143 में भाई लोकसभा, राज्यसभा और भारत के महामहिम राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो गया 143 में। 143 में ऑप्शन डी। अगला देखो, आ जाओ, चलिए खत्म करेंगे जल्दी। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है जी, है ना। राष्ट्रपति अपने अनुसार अपने अधिकारियों से काम करवाते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों को निर्धारण कौन करता है? तो पेट्रोलियम तेल कंपनियां जो है अब निर्धारण करती हैं, उनको छूट दे दी गई है। हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? ये एनटीपीसी का, डी। 140 में डी ऑप्शन। देखो, एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है कौन? अणुशक्ति निगम लिमिटेड। अब देखो, न्यूक्लियर पावर अणुशक्ति निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में हुई थी, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला, निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंधी संस्तुति देता है? मतलब एमएसपी के लिए कौन अपनी संस्तुति देता है? तो भैया
कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सी, कृषि लागत और कीमत आयोग 22 फसलों के लिए अपनी संस्तुति देता है। 22 में गन्ना शामिल नहीं है, FRP होती है गन्ना के लिए। अगला देखो 48, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो भैया 2000 उस टाइम के आंकड़ों के अनुसार ये सी था 69.72%, 148 का सी। संसद में शून्यकाल का समय, देख शून्यकाल क्या होता है, देखो 11 बजे संसदीय कार्रवाई शुरू होती है, 11 से 1 घंटा 12 तक नॉर्मल कार्रवाई चलती है। 12 से 1 बजे का काल जो होता है ना, ये 12 से 1 बजे का ये होता है शून्यकाल, ठीक है। उसके बाद और कार्रवाई चलेगी, शून्यकाल के बाद चलेगी। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भैया देखो विधानसभा होती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इन तीनों के निर्वाचित, विधान परिषद नहीं होती, राज्यों की विधान परिषद इसमें सम्मिलित नहीं होती। डी ऑप्शन है। अच्छा, तो देखना अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, CP राधाकृष्णन साहब बन गए हैं उपराष्ट्रपति, हमारे नए उपराष्ट्रपति। तो अब उपराष्ट्रपति में कौन कौन होता है? 2 ही होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के कौन? सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत भी, ठीक है, ये याद रखना, सभी सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर वेयर करो, थोड़ा सब चैनल पे सब्सक्राइब बढ़वाओ, व्यू बढ़वाओ। बाकी कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी और तैयारी फुल करने की जिम्मेदारी मेरी। आप अगर मांगेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं इसका PDF भी डाल दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।